गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मोता महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ये हमारी होम साइंस बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास रहेगी। इसमें हम पेपर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पहले हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन कल से 16 अप्रैल से लॉकडाउन फिर से लग गया है, यानी कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह फिर से बंद हो गए हैं। उनको देखते हुए अब इस परिस्थिति में आपका जो सिलेबस ऑलमोस्ट मैंने पूरा करवा दिया है, लेकिन फिर भी एक दो टॉपिक जो आपके बच गए हैं वो मैं ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू आपको कंप्लीट करवाऊंगी, ताकि आपको ये ना रहे कि मेरा सिलेबस या हमारा सिलेबस रह गया। तो आज की जो क्लास रहेगी उसमें हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। आपको जैसे पता है, मैंने पहले भी बताया था कि जब सिलेबस करवा रहे थे कि ये वाला जो टॉपिक है यूनिट सेकंड जो है उसको मैंने एक बार के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि आपका जो ये टॉपिक है पाचन तंत्र का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बाकी उसके अलावा ये आपके आने वाले सेकेंड ईयर में आपका जो पेपर फर्स्ट रहेगा उसमें भी, जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन का है, उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसी के बेस्ड क्वेश्चन आपका जो सिलेबस है वो रहेगा कि जो हमारा भोजन है वो कैसे काम करता है। तो उसके सेकेंड ईयर में हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे, पौष्टिक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तब मैं आपको बताऊंगी कि पाचन तंत्र में जो हमारा पोषक तत्व जो हम खाते हैं भोजन के द्वारा, या भोजन जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर में कैसे काम जाता है, कैसे उसका डाइजेशन होता है, कैसे उसका पाचन या अवशोषण होता है, और फिर कैसे वो काम करता है। तो उसके बारे में हम तभी इम्पोर्टेंट रहेगा, और अब के पॉइंट ऑफ व्यू से अब तो ये इम्पोर्टेंट है ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है हमारा पाचन तंत्र का, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का है। आप बोर्ड पर देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि सिस्टम किसे कहते हैं? आपने देखा होगा, सुना होगा कि सिस्टम जब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, एक जैसी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, काम करती हैं। जब एक जैसा समूह है वो मिलकर काम करता है तो वो क्या कहलाता है? एक सिस्टम कहलाता है। जैसे कि आप देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में क्या हो गया, माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, मॉनिटर है, तो इस प्रकार से वो एक सिस्टम है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी क्या है, एक अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है। उसके अलावा इसमें आपको बताया कि जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो हम उस पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि पाचन तंत्र है। तो आपको सिस्टम के बारे में बताया कि सिस्टम क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि कई तंत्र मिलकर जो भोजन को पचाने का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब इसमें आगे हम, जैसे कि डायग्राम बना हुआ है, ये तंत्र है हमारा कि ये किस प्रकार से काम करता है भोजन। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पाचन क्या होता है, पाचन किसे कहते हैं। जब भोजन हम खाते हैं तो आपने देखा होगा बड़े बड़े टुकड़े में खाते हैं, जटिल भोजन होता है। आपने देखा है कि कैसे वो शरीर में जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्टिकल्स में टूट जाता है और एक सरल रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है। तो पाचन किसे कहते हैं? जब हमारा जो भोजन होता है वो बहुत जटिल और बड़े बड़े पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे रूप में या सरल रूप में उसको परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। और ये कार्य कौन करता है? हमारा पाचन तंत्र करता है। तो अगर आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि पाचन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जो बड़े बड़े पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, या जटिल रूप में जो भोज्य पदार्थ होता है उसका छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना या सरल रूप में परिवर्तित हो जाना पाचन कहलाता है। उसके बाद में आपको आगे बात करते हैं पाचन के बाद। पाचन जो है एक
फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है, यानी कि ये क्या है, एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है। फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है ये। आप कहेंगे कि फिजियोकेमिकल प्रक्रिया क्या होती है, आप कहेंगे कि फिजियोकेमिकल प्रक्रिया क्या होती है। फिजियोकेमिकल मीन्स होती है इसके अंदर भौतिक और रासायनिक क्रियाएं मिलकर कार्य करती है। अब भौतिक और रासायनिक क्रियाएं मिलकर काम कैसे करती है, आप कहेंगे कि भौतिक में तो मैंने आपको कई बार जैसे बताया है कि भौतिक होता है कि जैसे कि तोड़ना, फिजिकली हम किसी चीज को तोड़ते हैं। अब भोजन में तो ऐसा होता नहीं है कि हम फिजिकली इसको ऐसे हथौड़ों से तोड़ते हैं, तो ये काम कौन करता है, हमारा, यानी कि हमारे मुंह में जो दांत होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। तो वो हो गई हमारी फिजिकल यानी भौतिक क्रिया। और उसके अलावा मैंने आपको बताया फिजियोकेमिकल के अंदर क्या हो गया, एक भौतिक क्रिया और दूसरी कौन सी होती है, रासायनिक क्रिया। हमारे जो शरीर में जो इम्पोर्टेंट जो रोल होता है, जो इम्पोर्टेंट जो भागीदारी होती है वो होती है केमिकल रिएक्शन की होती है, रासायनिक प्रक्रिया की होती है। तो भोजन को पचाने में भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया मिलकर काम करती है। भौतिक मैंने बताया कि दांत कैसे उसको भोजन को तोड़ते हैं, रासायनिक क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर, हमारे मुंह के अंदर या जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है या हमारा पाचन तंत्र है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो मिलकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब कहेंगे कि ये हो गई हमारी फिजियोकेमिकल प्रोसेस। अब इसके बाद में हम बात करते हैं फिजियोकेमिकल के बाद में हमारी जो भोजन की जो प्रक्रिया है, भोजन के बाद में क्या होता है इसमें हमारे, अब कहेंगे कि पाचन क्यों करते हैं, पाचन क्यों जरूरी है। अब कहेंगे हमारा पाचन क्यों करते हैं, देखो पाचन क्यों करते हैं, जैसे कि हमने जो भी, अब भूख लगती है तो खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमारे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ऊष्मा चाहिए। वो कहाँ से मिलती है, जो कुछ भी हम खाते हैं, भोजन जो खाते हैं, भोजन के रूप में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो ठोस आहार है, वो क्या होता है, हमारा भोजन होता है। जो कुछ भी हम खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और वो ऊर्जा कब मिलती है हमें, जब हमारा भोजन पच जाता है, जब हमारा भोजन क्या है, शरीर में जाकर उसका डाइजेशन हो जाता है, तब जाकर उसमें से एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी हमारे शरीर के द्वारा काम में ली जाती है। तो इसीलिए भोजन का पाचन होना अति आवश्यक है। हमारे शरीर में जैसे कि कार्बोज हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गए, इनका मुख्य रोल होता है। अब आप कहेंगे कि पौष्टिक तत्व आपने और भी बहुत बताए थे, जैसे कि हमने फूड ग्रुप की बात की थी, तब आपको बताया था यूनिट 5 के अंदर कि फूड ग्रुप कौन से होते हैं, तो आपको बताया था कि कौन से फूड ग्रुप से कौन कौन से हमें पौष्टिक तत्व मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि हमारे आहार में 3 पौष्टिक तत्व मुख्य होते हैं, जो कि है कार्बोज है, वसा है और प्रोटीन, ये हमारे मुख्य होते हैं। उसको अलावा मैंने आपको बताया विटामिन्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, जल होते हैं और रेशा होता है। लेकिन इनका पाचन नहीं होता है, इनका डायरेक्ट अवशोषण होता है। पाचन जो हमारे शरीर में किया जाता है वो मुख्यतः 3 ही पौष्टिक तत्वों का किया जाता है, कार्बोज का, प्रोटीन का और वसा का। सेकेंड ईयर में हमारा इनका डिटेल में रहेगा कि कार्बोज क्या होता है, वसा क्या होता है और प्रोटीन क्या होता है। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पहले बता चुकी हूँ कि ये क्या होते हैं और इनसे हमें कितनी कितनी एनर्जी मिलती है। जैसे कि आपको बताया कि कार्बोज से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 4 मिलती है, 4.1 कहे या कई जगह आपके 4 भी आ जाती है, या 4 भी लिखेंगे या 4.1 भी लिखेंगे तो भी आपका चल जाएगा। उसके बाद में प्रोटीन की भी आपको बताया था कि कार्बोज और प्रोटीन की एनर्जी सेम होती है। 1 ग्राम भोजन जब हम खाते हैं तो उससे कितनी ऊष्मा निकलती है, 4 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन अगर हम खाते हैं उसका पाचन होता है तो उससे भी हमें, यानी 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन खाते हैं तो उससे भी हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, हमें उससे 4.1 कहे या 2 कहे या फिर हम 4 कह देते हैं कि 4 किलो कैलोरी हमें उससे मिलती है। ये तो हो गई
प्रोटीन की बात। अब करते हैं वसा की बात। वसा को जब हम खाते हैं, यानी वसा का जब डाइजेशन होता है, 1 ग्राम वसा खाने पर हमें 9 किलो कैलोरी हमें मिलती है। तो ये हो गया कार्बो, जो प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी मिलती है और फैट से हमें 9 किलो कैलोरी मिलती है। तो इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अगर कहें कि हमारे शरीर में, आपको बताया कि जो खनिज लवण होते हैं, विटामिन होते हैं, जल होते हैं, इनका अवशोषण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो ऑलरेडी, यानी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, तो इन्हें पचाने की ज़रूरत नहीं होती। इनका शरीर के द्वारा डायरेक्ट क्या हो जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है, इसलिए इनका पाचन नहीं करना पड़ता। पाचन किसका करना पड़ता है? जो जटिल होता है और जो बड़े बड़े टुकड़ों में होता है उसका पाचन करना पड़ता है। लेकिन ये अपने आप में ही क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, इसलिए इनका क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसके टुकड़े होते हैं, कणों में होते हैं, जिससे क्या है, इसका पाचन नहीं करना पड़ता है, इसका डायरेक्ट अवशोषण शरीर के द्वारा कर लिया जाता है। तो अब करते हैं कि पाचन जो होता है वो 2 जगह होता है। हमारे शरीर में जो पाचन होता है वो पाचन की क्रिया 2 जगह होती है। कहाँ कहाँ होती है? एक होती है आहार नाल, जिसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और दूसरी जो होती है वो होती है हमारा पाचक ग्रंथि, यानी इसे क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड कहा जाता है। यानी पाचक ग्रंथि को क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड, और ये होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि आहार नाल। अब आहार नाल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसके अंदर अब कई लोग क्या कहते हैं कि हमारा खाना तो यहाँ तक ही होता है, यहाँ तक हमारा खाना क्या हो जाता है, पच जाता है। ऐसा नहीं है, हमारा खाना कब पचता है, बहुत लंबे टाइम तक शरीर में रहता है, हमारे अंदर रहता है, और काफी टाइम के बाद में उसका अवशोषण किया जाता है। अब इसके अंदर जो भाग लेते हैं, जो ऑर्गन्स भाग लेते हैं, वो क्या होते हैं, आहार नाल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, मुख गुहा होती है, ग्रासनली होती है, अमाशय होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा होती है। ये जो भाग होता है ये हमारा क्या होता है, सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, भोजन पूरे रास्ते में क्या है, घूमता रहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, घूमता रहता है, और लास्ट में यहाँ से क्या है, मल द्वार के द्वारा, या इसे क्या कहते हैं, गुदा द्वार, या फिर इसे कहते हैं एनस कहते हैं, जिसके द्वारा मल के रूप में बाहर त्याग दिया जाता है। और इसके साइड में कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। ये जो पूरा होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा भाग होता है, ये हमारा आहार नाल कहलाता है। आहार नाल की जो लंबाई होती है वो लगभग कितनी होती है, आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। 32 फीट इसकी लंबाई होती है। या फिर हम मीटर में इसकी बात करें, हम अगर मीटर में इसकी बात करते हैं तो इसकी लंबाई होती है 9 मीटर, लगभग 9 मीटर इसकी लंबाई होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी पूरी जो आहार नाल होती है हमारी, उसकी पूरी की लंबाई कितनी होती है, ये 9 मीटर, या फीट की बात करें तो 32 फीट इसकी लंबाई होती है। जो क्या करती है, पूरा आहार नाल क्या करती है, पहले भोजन बड़े बड़े टुकड़ों में होता है, जटिल होता है, और यहाँ आते आते वो बिल्कुल क्या हो जाता है, पच जाता है, और पचने के बाद मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसके अलावा क्या होती है, इसके साइड बाय साइड क्या होता है, कुछ पाचक ग्रंथियां होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे भोजन को पचाने में मदद करती हैं। ये पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि लाल ग्रंथि हो गई, जठर ग्रंथि हो गई, लीवर यानी यकृत और पित्ताशय ग्रंथियां हैं, अग्नाशय और आंत्र ग्रंथि। ये है 5 प्रकार की ग्रंथियां होती है जो क्या करती हैं, भोजन को पचाने में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको ये निकालते हैं, और भोजन के साथ में मिलकर ये क्या कर देते हैं, भोजन को पचाते हैं। अब इसे क्या कहते हैं, हम जो स्टार्टिंग का होता है हमारा, सबसे पहले अब 1 बाय 1 करके इनका डिस्कस करेंगे, एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे
जिसमें गुफा होती है, जैसे चट्टानों के बीच में जगह होती है, उसको जानवर होते हैं उसको अपना घर बनाकर रहते हैं। ऐसे ही हमारा जो मुंह होता है, इसके बीच में क्या होता है, अंदर की तरफ आपने देखा होगा खोखला होता है। उस खोखले भाग को क्या कहा जाता है, इस पूरे भाग को मुख गुहा कहा जाता है। मुख गुफा की तरह होता है, इसलिए इसे मुख गुहा कहा जाता है। और यह ग्रास नली से होते हुए कहाँ पर आ जाता है, हमारा जो है भोजन है ये कहाँ आ जाता है, ये पेट में आ जाता है। अब मुख गुहा के अंदर आपने देखा है कई चीजें होती हैं हमारी, क्या क्या होती है मुख गुहा के अंदर, दांत होते हैं और जीभ होती है, और कुछ इसके अंदर जो ग्रंथियां होती हैं वो लाल ग्रंथियां होती हैं। जो आपको दांत होते हैं और जीभ होती है। जीभ क्या, आपको जो हमारे सेंस ऑर्गन्स थे तब आपको पढ़ाया था दांतों के बारे में कि दांत कितने होते हैं, कैसे कैसे काम करता है। फिर हमने आपको बात की थी उसके बाद में दांतों के बाद में जीभ की बात की थी, जीभ के क्या कार्य हैं। हालांकि जीभ के इतने ज़्यादा कोई कार्य नहीं है इसमें, यहाँ पर भोजन के लिए दांत मुख्य होते हैं, क्योंकि दांतों के द्वारा भोजन, दांत वाला जब चैप्टर मैंने करवाया था तब आपको बताया था कि किस प्रकार से भोजन को तोड़ते हैं, कौन कौन से कितने प्रकार के दांत होते हैं और कितने दांत पाए जाते हैं। यहाँ हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अब हम मुख गुहा की बात कर रहे हैं, तो इसमें लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, कुछ लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब मुंह के द्वारा, मुंह में क्या होता है, जब भोजन होता है तो दांतों के द्वारा वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में उसे तोड़ दिया जाता है, और उन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, लाल मिल जाती है, और उसको और भी वो क्या कर देते हैं, चिकना कर देते हैं। अब जो ये हमारा जो भोजन होता है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि इसे मुख गुहा कहा, फिर ये होती है, ये जो भाग होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे ग्रास नली कहा जाता है। इस वाले भाग को ग्रास नली कहा जाता है। ये ग्रसनी या इसे क्या कहते हैं, फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। फूड पाइप से होते हुए भोजन कहाँ आता है, भोजन हमारे स्टमक में आता है, यानी कि आमाशय के अंदर आता है। आमाशय से फिर भोजन कहाँ आता है, ये छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है, और फिर ये है बाहर मलाशय के द्वारा वेस्ट होता है, उसको त्याग दिया जाता है, मल के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे गूदा या एनस कहते हैं। आपको बताया कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें भाग लेती है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां जो होती है। आहार नाल में 6 भाग होते हैं, मुख गुहा होती है, ये मुख गुहा है, ये हमारी होती है फूड पाइप यानी कि ग्रास नली जिसको कहते हैं, ये हमारा आमाशय जिसे स्टमक कहते हैं, ये छोटी आंत होती है, और ये बाहर जो होती है ये बड़ी आंत होती है। अब ये आपको छोटा सा भाग दिखाई दे रहा है, ये अपेंडिक्स होता है, इसका पाचन में कोई रोल नहीं होता। ये हमारा लीवर होता है, और ये होता है हमारा अग्नाशय होता है। अब आगे इसकी बात करेंगे कि कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम मुख गुहा की बात करते हैं कि मुख गुहा में क्या होता है। मुख गुहा को हम क्या कहते हैं, मुख गुहा को जैसे कि माउथ कहते हैं, माउथ हो गया, मुंह हो गया, मुंह कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं इसको। माउथ को क्या कहते हैं, इसे मुख गुहा कहा जाता है, ओरल कैविटी कहा जाता है, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी, या फिर इसे क्या कहा जाता है, इसे बकल कैविटी भी कहा जाता है। 3 इसके नाम है, इसको क्या कहते हैं, मुख गुहा। तो अलग अलग नामों से इसे बुलाया जाता है। अब इसके अंदर मुख गुहा के अंदर 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। इसके अंदर क्या पाई जाती है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, लाल ग्रंथियां होती हैं। अब ये लाल ग्रंथियां कौन कौन सी होती है उनकी बात करते हैं। इसके अंदर 3 लाल ग्रंथियां होती हैं। सबसे पहली जो लाल ग्रंथि होती है वो होती है पैरोटिड। पैरोटिड लाल ग्रंथि होती है, जो कि सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है।
सबसे बड़ी होती है, हमें ये ही या इसके अंदर एक तो ये होगी, दूसरी जो ग्रंथि होती है इसके अंदर वो होती है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल लाल ग्रंथि होती है। तीसरी जो ग्रंथि पाई जाती है वो सबमेंडिबुलर होती है। ये 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुंह के अंदर 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और तीसरी जो होती है वो होती है सबमेंडिबुलर ग्रंथि पाई जाती है। सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है ये होती है और हमें ये ही याद करनी है, इसको हमें याद रखना है, ये ही होती है। ये जो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां हैं ये हमारे शरीर में लगभग क्या करती है, आपने देखा है कि हमारे मुंह से लगातार लार निकलती रहती है। तो जिसे क्या कहते हैं, इसे जो लाल ग्रंथियां होती हैं इनको क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड कहा जाता है इनको। ये क्या होती है, लाल ग्रंथियां होती हैं, इसको इंग्लिश में सलाइवरी ग्लैंड कहा जाता है। सलाइवरी जो ग्लैंड होती हैं ये हमारे मुंह में लगातार लार निकलती रहती है। और आपने देखा होगा हमारे मुंह से 1 से लेकर लगभग 2 लीटर लार है वो निकलती रहती है पर डे। पर डे की अगर बात करते हैं तो हमारे मुंह में 1 से लेकर 1.5 लीटर तक लार हमारे मुंह में बन जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड है। अब इसके अलावा क्या होता है, मुख गुहा में लाल ग्रंथियां होती हैं, इसको बता दिया। इसके अलावा लार में 4 चीजें और पाई जाती हैं। इनके अलावा जो लार होती है उसके अंदर 4 चीजें और पाई जाती हैं। अब वो 4 चीजें कौन कौन सी होती हैं उनकी बात करते हैं। ये हमारी 4 चीजें और होती हैं। सबसे पहले जो चीज होती है जो लार के अंदर वो होती है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम होती है, लाइसोजाइम होती है। ये क्या है, लार के अंदर पाई जाती है। एक होती है इसके अंदर जो दूसरी होती है वो होती है टाइलिन। अब आपने देखा होगा टाइलिन के बारे में, तो मोस्टली लोग जानते हैं कि टाइलिन नामक एक हमारे मुंह में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये हो गई 2। तीसरी जो होती है वो होती है डायस्टेज। डायस्टेज होती है तीसरी जो लार के अंदर चीज पाई जाती है। चौथी जो होती है वो होती है म्यूकस। म्यूकस होती है। ये 4 क्या है लार के अंदर पाई जाती है, लाइसोजाइम, टाइलिन और डायस्टेज और म्यूकस होती है। लाइसोजाइम जो होता है वो क्या होती है, जीवाणुनाशक होती है, जीवाणुनाशक होती है। अब कहेंगे जीवाणुनाशक कैसे, आप देखते हैं कि आपने मुझे कुछ चीज़ दी, मैंने उसको, अब चौक के हाथ है, गंदे हैं, अब हम कौन सा क्लास में होते हैं, कौन सा बार बार हाथ होते हैं, तो क्या करते हैं, जो कुछ भी चीज़ दी या कहीं पर भी हमें कुछ चीज़ मिल जाए हम ऐसे पहुँचते हैं और उसको खा लेते हैं। अब हमारे जो हाथ होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे जीवाणु लगे होते हैं जो हानिकारक होते हैं, तो वो खाने के द्वारा हमारे मुंह में चले जाते हैं। तो लार के अंदर जो लाइसोजाइम पाया जाता है वो क्या करता है, उन जीवाणुओं को वहीं पर नष्ट कर देता है। वहीं पर उसने नष्ट कर दिया। इस प्रकार से हम क्या है, बीमारियों से बच जाते हैं। अब हो गया टाइलिन और डायस्टेज। टाइलिन और डायस्टेज ये दोनों जो होते हैं वो किस पर काम करते हैं, ये दोनों स्टार्च पर काम करते हैं। स्टार्च यानी कि स्टार्च पर काम करते हैं ये, यानी कि स्टार्च क्या होता है, जिसको क्या कहते हैं, मांड कहते हैं। मांड कहते हैं या फिर छानस भी कहते हैं, चोकर कहते हैं या चोकर। आटे के अंदर आप देखते हो कि चोकर होता है, जो छानस जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, चोकर कहलाता है। उसमें क्या है, अनाज का जो ऊपर का छिलका होता है उसके अंदर स्टार्च पाया जाता है।
होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्च के ऊपर कार्य करते हैं और उसको पचाते हैं। अब बात करते हैं लास्ट में जो हमारा जब भोजन हो रहा है, जो हमारा रह गया एंजाइम वो है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, भोजन को क्या करके रखता है, ये चिपचिपा बनाता है, भोजन को चिपचिपा। अगर सूखा भोजन होगा तो वो क्या होगा, आगे की ओर जाएगा नहीं, तो भोजन को चिपचिपा बनाने का काम कौन करता है, म्यूकस। तो ये चीजें आपको जो एंजाइम से ये क्लियर हुआ कि लार के अंदर 4 एंजाइम्स पाए जाते हैं। लाइसोजाइम जो क्या करते हैं, जीवाणुनाशक होते हैं। टाइलिन और डायस्टेज क्या करते हैं, स्टार्च के ऊपर कार्य करते हैं और ये उसको पचाने में मदद करते हैं। म्यूकस भोजन जो भी होता है उसको चिपचिपा या लेसदार बना देता है। आपने कई बार देखा होगा कि रात को पूरे दिन हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में लार बनती रहती है, हमारा पूरे दिन खाते रहे हम, चाहे पूरे दिन कुछ भी खाएं, हमारा मुंह गंदा नहीं लगता। लेकिन जैसे ही हम सोकर उठते हैं सुबह, आपने देखा होगा हमारा मुंह होता है वो गंदा दिखाई देता है, दांत है वो गंदे दिखाई देते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है कि दिन के समय हमारे मुंह में लार ज़्यादा बनती है, लाइसोजाइम ज़्यादा बनते हैं जो क्या करते हैं, जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, इसी वजह से हमारा मुंह है वो साफ दिखाई देता है। और जब हम सो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, लाइसोजाइम है वो बनता नहीं है, कम मात्रा में बनता है। तो ये क्या करता है, वहाँ पर तब हमारे जो भी कुछ खाते हो हमारे दांतों पर चिपक जाता है। इस वजह से क्या होता है, ये हमारे जीवाणु इसको नाश करते हैं। तो ये हमारे जीवाणुओं का नाश कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा छोटा जो बच्चा होता है उसके लार बहुत ज़्यादा बनती है। छोटे बच्चों में लार ज़्यादा मात्रा में बनती है, तभी तो वो लार आपने देखा होगा टपकती रहती है, हर टाइम बच्चे के मुंह से लार निकलती रहती है। तो बड़ों के कंपैरिजन में छोटे बच्चों को लार ज़्यादा बनती है, क्योंकि बच्चे कुछ भी उठाते हैं और वो खा जाते हैं। तभी तो आपने देखा होगा बच्चे कुछ भी उठाए मुंह की तरफ ही जाता है, तो उनको पता नहीं होता, तभी तो बच्चे क्या है, बीमार नहीं होते, क्योंकि उनके लार की मात्रा ज़्यादा बनती है, लाइसोजाइम ज़्यादा बनता है, जो क्या करता है, जीवाणुओं को वहीं पर नष्ट कर देता है और उसको बीमारियों से बचाता है। इस प्रकार से ये क्या है, हमारा काम करते हैं। म्यूकस भोजन को चिकना करता है, चिपचिपा करता है, जिससे भोजन आसानी से नीचे की तरफ गिर जाता है। अब अगला हमने मुख गुहा के बाद अगली जो आती है हमारी ग्रास नली आती है। ग्रास नली को क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप कहा जाता है, जैसे कि ग्रास नली, फूड पाइप, इसे इंग्लिश में क्या